आप सभी को मेरा नमस्कार। महान मोटिवेशनल गुरु शिव खेड़ा ने कहा, असफल हो जाना कोई अपराध नहीं, पर कोशिश न करना यकीनन अपराध है। हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी बंगाल के गवर्नर। जब बंगाल के गवर्नर की बात की थी तो हमने क्या पढ़ा था, प्लासी के युद्ध में सफलता प्राप्त करने के बाद क्लाइव को क्या बना दिया गया था, बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया, क्लाइव को। उसके बाद क्लाइव ने द्वैध शासन की स्थापना की थी। फिर उसके बाद गवर्नर आए और बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन बने थे, वॉरेन हेस्टिंग। ये हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 72 से 74, 1772 से 74 तक वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर रहे। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल के गवर्नर जनरल के पद में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो इस पे मैंने बात की थी। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या बनते हैं, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, और फिर ये 1774 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हैं। वॉरेन हेस्टिंग की बात की जाए तो इनका जन्म 6 दिसंबर 1732 को हुआ था और इनकी मृत्यु 22 अगस्त 1818 को हुई। बात करें तो इतिहासकार इन्हें भारत का प्रथम वास्तविक गवर्नर जनरल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए, न्यायिक सुधार के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा उसको सभी लोग याद करते हैं। बात करें 1750 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत इन्हें एक लिपिक के रूप में नियुक्त किया जाता है। कलकत्ता में क्लर्क के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद इनके कार्यों को देखते हुए इन्हें कासिम बाजार का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है, और फिर इन्हें क्या किया जाता है, बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें इनकी कुछ महत्वपूर्ण कार्य और घटनाएं जो इनके समय में घटित हुई, वो एग्जाम में अक्सर पूछी जा सकती हैं। सबसे पहला है राजस्व बोर्ड। तो उन्होंने एक राजस्व बोर्ड का गठन किया। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि वॉरेन हेस्टिंग ने राजस्व बोर्ड का गठन किस वर्ष किया, तो 1772 में राजस्व बोर्ड का गठन किया। और जो कोष था, अब जो वहां का कोष था वो पहले कहा था मुर्शिदाबाद, उसको हस्तांतरित करके कहा लाए, कलकत्ता लाए। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वॉरेन हेस्टिंग ने अपने कोष को कहां से कहां हस्तांतरित किया, या मुर्शिदाबाद से कहां हस्तांतरित किया, तो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता हस्तांतरित किया और राजस्व बोर्ड का गठन किया 1772 में। फिर पॉइंट बनता है कि वॉरेन हेस्टिंग ने ही भूमि सुधार के लिए कुछ कार्य किए। अब जब हम भूमि सुधार की बात करते हैं तो वर्तमान समय से क्या था कि जमींदारों के अंतर्गत जो टैक्स लिया जाता था, एक तरीके से भू राजस्व लिया जाता था, तो वहां पर कुछ अंग्रेज द्वारा एजेंट रखे गए थे। फिर क्या किए जाते हैं, उन एजेंटों को जो एक तरीके से कहा जाए भारतीय थे, उन एजेंटों को पद से हटा दिया जाता है और फिर अंग्रेज लोग अपने अधिकारी उसके अंतर्गत रखते हैं और फिर क्या करते हैं कि उस जमीन की बोली लगाते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने 5 वर्षों के लिए बोली लगाई, तो 1772 में उन्होंने 5 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त की व्यवस्था की।
5 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त की व्यवस्था की, लेकिन वो पूर्ण तरह से असफल रही, उससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ। फिर 1770 में इन्होंने 5 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त को कन्वर्ट करके 1 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त कर दिया था। ठीक है, तो इन्होंने भूमि सुधार के लिए 5 वर्षीय 1 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त की व्यवस्था की। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बनता है न्यायिक सुधार। न्यायिक सुधार, तो न्यायिक सुधार की अगर हम बात करें तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, ये क्या बने थे, बंगाल के गवर्नर जनरल। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का रीजन क्या था, तो पहले अगर हमारे वहां की न्याय प्रणाली की बात की जाए तो न्याय प्रणाली कैसी थी, वो जमींदारों के अधीन थी। अब जमींदारों के अधीन थी तो जमींदारों से उन्होंने छीन लिया और हवाला क्या दिया कि जो जमींदारों की न्याय व्यवस्था है, ये न्यायिक जो नीतियां हैं, ये ये मतलब एक तरीके से मुगलों पर आधारित है। जब मुगल थे, उससे पहले मुगल थे, तो मुगलों पर आधारित न्यायिक प्रणाली है जो कि भेदभाव रहित है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। किसके द्वारा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक, अब इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए, तो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए एमपी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए, एमपी बनाए गए। उसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए, जिन्हें चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट, ये 3 अन्य न्यायाधीश उसमें नियुक्त किए गए। वारेन हेस्टिंग को ही न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। वारेन हेस्टिंग को ही न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वारेन हेस्टिंग का, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, न्याय व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया था। उसके अलावा हम बात करते हैं बनारस की संधि। तो वारेन हेस्टिंग के टाइम में ही बनारस की संधि हुई थी 1773 में। इन संधियों पे डिस्कस हम इसके लिए स्पेशल क्लास बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। तो बनारस की संधि 1773 में इन्हीं के समय में हुई थी। उसके बाद हुई थी एक और संधि, फैजाबाद की संधि 1775 में, वो भी वारेन हेस्टिंग के टाइम में ही हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये भी क्वेश्चन में आता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा हुई और किसके समय में हुई। तो बात करें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई। सर विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई और ये किसके समय में हुई, वारेन हेस्टिंग के टाइम में हुई। अगला पॉइंट देखिए, नंद कुमार पर महाभियोग। नंद कुमार की बात करें तो नंद कुमार कौन थे, तो नंद कुमार पर महाभियोग 1775 में चलाया गया। नंद कुमार मुर्शिदाबाद के भूतपूर्व दीवान थे। इन्होंने वारेन हेस्टिंग पर आरोप लगाया कि मीर जाफर की विधवा पत्नी मुन्नी बेगम से इन्होंने 3.5 लाख रुपए लिया है। इन्होंने 3.5 लाख रुपया लिया है। इन्होंने क्या किया, वारेन हेस्टिंग पर ब्लेम किया। वारेन हेस्टिंग को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको फांसी पर लटका दिया। इन्होंने इनको क्या किया, फांसी पर लटका लिया। मुकदमा चलाकर जालसाजी का मुकदमा चलाने के कारण इन्हें फांसी पर लटका दिया। और फिर क्या हुआ, फिर कहा जाए तो इस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है। नंद कुमार पर महाभियोग 1775, इस जो मुकदमा था, जो मुकदमा चलाया गया था नंद कुमार पर, इसे न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है। फिर बात करते हैं महाभियोग। तो महाभियोग की बात करें, वारेन हेस्टिंग एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था, बर्ग के द्वारा। किसके द्वारा, बर्ग के द्वारा चलाया गया था। महाभियोग चलाया गया। महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग आपने अगर आपने राजनीति पॉलिटिक्स पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा, महाभियोग किस पे चलाया था, राष्ट्रपति पर, जो कि आज तक नहीं चलाया गया है। आर्टिकल 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, लेकिन आज तक नहीं चलाया गया। लेकिन उस समय महाभियोग चलाए जाते थे।
तो महाभियोग एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर बर्ग ने महाभियोग चलाया। अब ये महाभियोग जो चलाया, एक तरीके से इनके ऊपर आरोप लगाया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए महाभियोग चलाया। जो मुकदमा 1788 से लेकर 1795 तक इन पर संसद में चलता है और फाइनली संसद इन्हें क्या करती है, सभी दोषों से मुक्त कर देती है। बात करें, बर्ग ने इन्हें चूहा और नेवला की संज्ञा दी। क्या कहा? चूहा और नेवला। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग को चूहा और नेवला की संज्ञा दी। उसके अलावा इन्हें एक झूठा बैलों का ठेकेदार की संज्ञा दी। उसके अलावा अन्याय का मुखिया की संज्ञा दी। किसकी? अन्याय का मुखिया की संज्ञा दी। ये सब इन्होंने इनके नाम, इनकी संज्ञा प्रस्तुत की। उसके अलावा एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है शैक्षिक सुधार। तो वॉरेन हेस्टिंग ने कुछ शैक्षिक सुधार भी किए। अगर शैक्षिक सुधारों की हम बात करें तो 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा की स्थापना की। 1781 में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की। उसके अलावा बात की जाए गीता का अंग्रेजी अनुवाद, ये क्वेश्चन आपके यूपीपी में आ चुका है कि गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस। नाम याद रखिएगा, चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने इसका गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। उन्हें जो है वॉरेन हेस्टिंग ने आश्रय दिया था। उसके अलावा बात करें 1776 में संस्कृत में एक पुस्तक कोड ऑफ जिनेटो लॉ प्रकाशित की गई। वॉरेन हेस्टिंग की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग एक अंग्रेज था जो कि अरबी और फारसी भाषा जानता था तथा बांग्ला भाषा भी बोल सकता था। इनकी मृत्यु होती है 1818 में। तो मैंने क्या कहा है, भारत के प्रथम वास्तविक गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। जो इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा वो क्या रहा? न्यायिक सुधार। इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया। अच्छे से नाम याद रखिएगा। उसके अलावा राजस्व बोर्ड का गठन ये किसने किया? इन्होंने किया। तो इन पे हमने आज वॉरेन हेस्टिंग की बात की है। इससे आप लोग नोट्स बनाएं और अच्छे से पढ़ें। डन श्योर है कि आपको याद है। अभी तक हमने किसे पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव के बाद मुख्य रूप से अगर बात करें तो हमने पढ़ा है वॉरेन हेस्टिंग को। ठीक है, तो उसके बीच में भी कुछ गवर्नर हुए थे जिन पे भी हमने चर्चा की थी। तो इससे रिलेटेड जो हम अपनी अगली क्वेश्चन सीरीज लाएंगे उसमें इन सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आप धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहें, इससे आपका सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रांग होगा। कोशिश करें जितना मैं पढ़ाऊं उतना पढ़ें। उसके अलावा अगर आपके पास कोई बुक्स हो तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए, पढ़ने के लिए आप स्वतंत्र हैं। कुछ मेरे विचार, कुछ आपके विचार, जब सबके विचार एक में मिल जाएंगे तब जाके कहीं सफलता मिलेगी। क्योंकि देखिए, क्वेश्चंस जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हम अपनी सोच के अनुसार ही पढ़ते हैं। तो क्या करना है हमें? आप मेरी सोच के अनुसार पढ़िए, अपनी सोच के अनुसार पढ़िए और जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनका भी रिवीजन करिए। तो जब सारा डेटा आपके पास कलेक्ट होगा और बेसिक आपका स्ट्रांग होगा तो सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। भला ये पहले पैटर्न उसका कितना भी टफ क्यों ना बनाया जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।